अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर इसको डिस्कवर किया और इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे ये पाया जाता है। न्यूक्लियस पाया जाता है प्रॉपरली, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होगा मौजूद होगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो टोटल इसका वॉल्यूम होता है, सेल के एग्जैक्ट वॉल्यूम का 10% जो है ऑक्युपाइड होता है बाय अ स्फेरिकल न्यूक्लियाई। तो स्फेरिकल या गोल वाला जो न्यूक्लियस है तकरीबन 10% वॉल्यूम जो है इसने सेल का कवर किया होता है। अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर जनरली ये सेंट्रल जो स्पेस होती है उसको ऑक्युपाई करता है। एनिमल सेल में सेंट्रल स्पेस होगी, इसको ऑक्युपाई करेगा, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये स्लाइटली अवे होता है। प्लांट सेल इसके मुकाबले में अगर हम लें तो प्लांट सेल में चूंकि सेंट्रल जो स्पेस है वो लार्जर वैक्यूल ने सेंट्रल वैक्यूल ने कवर की होती है, तो ये थोड़ा सा साइड पे पुश कर दिया जाता है, थोड़ा सा साइड पे इसको कर दिया जाता है। तो ये वैक्यूल इसको थोड़ा सा पुश कर देता है, तो ये स्लाइटली अवे होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल। अब बात करेंगे इसकी शेप की। न्यूक्लियस की शेप कैसे होती है? जनरली ये दो फॉर्म में पाया जाता है, या तो ये इरेगुलर शेप का होगा, इरेगुलर फॉर्म में होगा, मतलब कोई रेगुलर इसकी शक्ल नहीं बन रही होगी, या फिर ये क्या होता है स्फेरिकल फॉर्म में होता है। अगर ये स्फेरिकल फॉर्म में है, स्फेयर की शेप में है, तो फिर ये जनरली 10% जो सेल का वॉल्यूम होता है उसको ऑक्युपाई कर रहा होता है, जबकि रेगुलर फॉर्म जो है वो कम या ज्यादा भी इसे कर सकते हैं। अगला इससे हमारे पास जो है वो कंपोनेंट आ जाता है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस में पहली बात तो ये होगी कि ये इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है। सेल के अंदर होने वाली तमाम जो एक्टिविटीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से पास आती हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है सेल का, यानी यहाँ से ही एडमिनिस्ट्रेशन होनी है। ये सेल का जो है प्रिंसिपल समझ लीजिए, सेल का ये मैनेजर समझ लीजिए, जो तमाम एक्टिविटीज को इसमें कंट्रोल करता है। दो मेजर फंक्शन होते हैं न्यूक्लियस के। सबसे पहले तो ये इनहेरिटेंस पे इसका बहुत बड़ा जो है ना वो रोल है, क्योंकि ये स्टोर करता है सेल का हेरिडिटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और क्रोमोसोम नंबर हो या क्रोमोसोम के अंदर पड़े हुए डीएनए के जो पार्ट्स हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं, वो सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर रखते हैं और अगली जनरेशन को भी मुंतकिल करते हैं। सेकेंड इसका रोल होता है, इट इज कंट्रोलर ऑफ सेल। सेल के अंदर होने वाली तमाम छोटी बड़ी जो एक्टिविटीज होंगी उसको इसने कंट्रोल करना है। और सेल की एक्टिविटीज में हम एग्जांपल ले सकते हैं, सेल के अंदर होने वाली जो ग्रोथ है, प्रोटीन की सिंथेसिस है, या सेल की डिवीजन है, इन तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। देन हम इसके कंपोनेंट्स को लेंगे। चार बेसिक इसके कंपोनेंट्स जो है ना वो पाए जाते हैं। न्यूक्लियर प्लाज्म है, न्यूक्लियर इनवेल्प है। न्यूक्लियर प्लाज्म इसका सोलेबल जो है वो पार्ट है। जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसको न्यूक्लियर प्लाज्म कहा जाता है। फिर न्यूक्लियर इनवेल्प होती है। इनवेल्प हम लिफाफे के जो है ना वो कहेंगे, कोई भी खत हो तो उसके ऊपर जो इनवेल्प होता है, ऐसे ही जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो डबल मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर इनवेल्प कहते हैं। थर्ड कंपोनेंट इसमें न्यूक्लियोलस होता है, जो कि थोड़ा डार्कली स्टेन जो है ना होता है, बाकी सेल के कंपोनेंट की निस्बत इसका कलर ज्यादा डार्क होता है। इसमें जो क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं वो ज्यादा कंडेंस फॉर्म में होते हैं। और चौथा कंपोनेंट इसके अंदर क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम्स भी कहेंगे, ये अफेयर होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जबकि आम हालात में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नहीं होंगे बल्कि क्रोमैटिड्स होंगे। तो ये बेसिक चार हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं। डिटेल हम लेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोप्लाज्म लेंगे हम। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड फॉर्म एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेमी फ्लूइड है, एग्जैक्ट फ्लूइड नहीं है लेकिन सेमी फ्लूइड जो है, नीम जो है कह लें कि फ्लूइड की तरह का जो है मटेरियल होगा, और ये बना हुआ है मिक्सचर ऑफ
प्रोटीन्स, यानी डिफरेंट टाइप के इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं, मेटालिक आयंस होते हैं इसके अंदर, और राइबोसोमल सब यूनिट वगैरह पाए जाते हैं। सो ये मिक्सचर है, मतलब ये कि फिक्स नहीं है कि कौन सी चीज़ कितने % होगी, मिक्सचर है ये डिफरेंट प्रोटीन्स। अब जो इसके अंदर प्रोटीन हैं वो हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकती हैं, वो नॉन हिस्टोन भी हो सकती हैं। हिस्टोन प्रोटीन तो वो होंगी जो सेल के अंदर मौजूद मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होगा, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा, उस क्रोमेटिन मटेरियल को शक्ल देने के लिए, क्रोमोसोम की शक्ल देने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो प्रोटीन होती है वो हिस्टोन प्रोटीन है। इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकती हैं जो मौजूद होंगी, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के और फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म कर रही होंगी, लाइक इसमें एंजाइम्स वगैरह की शक्ल में। और इसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डीएनए, आरएनए और एटीपी के, यानी डीएनए को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना वो चाहिए, आरएनए को बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए राइबोन्यूक्लियोटाइड, और इसी तरह डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और एटीपी बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स जो है ना वो चाहिए, वो सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर। इसका ज़्यादातर जो इसका मतलब पार्ट है वो मुश्तमिल है क्रोमैटिन्स पर, जो कि क्रोमोसोम की एक फॉर्म है। और क्रोमोसोम कब बनते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान तो ये क्रोमोसोम कहलाते हैं। नॉर्मल हालात में ये क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में पड़े होते हैं। यानी अगर हम एक न्यूक्लियस लें तो इसके अंदर जो है क्रोमैटिन मटेरियल इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सारा डिस्पर्स जो है ना वो होता है। और इसके अलावा इसमें कंपोनेंट हमारे पास एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स में एग्जांपल हम डीएनए पॉलीमरेज की दे सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज की एग्जांपल ली जा सकती है। फिर कुछ आयंस पाए जाते हैं, मेटालिक आयंस, और इसमें एग्जांपल हम मैग्नीशियम आयन की जो है ना वो ले लेंगे। ये इसके अंदर मौजूद है, स्ट्रक्चरल जो है इंटेग्रिटी उसको मेंटेन रखने के लिए यूज होते। राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, स्पेशली राइबोसोमल जो सब यूनिट होते हैं उनको आपस में जो है वो ज्वाइन करवाने के लिए भी ये आयंस रिक्वायर्ड होते हैं। तो राइबोसोम के लार्जर और स्मॉलर जो सब यूनिट्स होते हैं ये भी कहाँ बनाए, मौजूद कहाँ होते, बनते तो ये न्यूक्लियोलस में है, लेकिन मौजूद कहाँ पे होते हैं, स्टोर कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर। सो हम कह सकते हैं कि इन कंपोनेंट्स की वजह से, इन हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन की वजह से, राइबोसोमल सब यूनिट्स की वजह से, और इन स्पेसिफिक आयंस की वजह से ये स्लाइटली डिफरेंट होगा, न्यूक्लियोप्लास्ट स्लाइटली डिफरेंट होगा फ्रॉम साइटोप्लास्ट। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास इसमें हम लेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है, मतलब इससे ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है। अगर हम न्यूक्लियस को लें तो न्यूक्लियस के अंदर ही कुछ हिस्से क्रोमेटिन के, कुछ जो पार्ट्स होंगे वो ज्यादा कंडेंस होते हैं, तो वो डार्कली स्टेन्ड जो पोर्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर बगैर मेम्ब्रेन वाला, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियोलस। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर, डार्कली स्टेन्ड होता है, और एक विजिबल जो है ना वो बॉडी है। बाकी जो है वो सारे न्यूक्लियस से निस्बत ज्यादा, जैसे सेल के अंदर बाकी तमाम कंपोनेंट से निस्बत एक क्लियर कट वे में ज्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस नजर आती है, बिल्कुल ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर एक ज्यादा जो है वो क्लियर वाला जो कंपोनेंट नजर आता है वो न्यूक्लियोलस होता है। इसके नंबर की बात करें तो 1 और मोर न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट हो सकता है पर न्यूक्लियस, यानी एक न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलाई, एक न्यूक्लियोलस भी हो सकता है और एक से जायद भी हो सकते हैं। अब ये अपेयर कब होता है? इंटरफेस के दौरान ये अपेयर होता है, और सेल डिवीजन के दौरान ये डिसअपेयर हो जाता है। जब सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, क्रोमोसोम जब बन जाते हैं, उस टाइम पे ये डार्कली स्टेन जो पोर्शन होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा। इसके अंदर स्पेशल रीजन पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन्स कहा जाता है, या फिर इसको एनओआर्स जो है ना वो कहा जाता है। तो एनओआर्स जो हैं उसमें जो टाइप ऑफ डीएनए दैट इज आरडीएनए, और इसके अंदर मौजूद होते हैं कुछ स्पेशल जो है टाइप का आरएनए मौजूद है जो राइबोसोम की सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, उसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। कंपोजिशन अगर हम न्यूक्लियोलस की लें तो इसके अंदर डीएनए, प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। रीजन ऑफ न्यूक्लियोलस है, दो इसके रीजन पाए जाते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। एक बाहर वाला रीजन होता है
जिसको पेरिफेरल रीजन कहा जाता है। बाहर की तरफ इसमें एरिया ग्रैन्युलर होता है, यानी अगर न्यूक्लियस के अंदर हम डार्कली स्टेन्ड जो है वो पोर्शन जो लेंगे, इसका बाहर वाला रीजन कैसा होगा, ग्रैन्युलर होगा और ये ग्रैन्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। ये ग्रैन्यूल्स असल में क्या हैं, ये राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं। तो पेरिफेरल रीजन किससे बना हुआ है, जो ग्रैन्यूल्स बन चुके हैं, जो राइबोसोम के सब यूनिट तैयार हो चुके हैं, उन पर ये मुश्तमिल होता है। जबकि जो सेंट्रल पोर्शन होता है, जो न्यूक्लियोलस का सेंट्रल वाला रीजन है, ये मुश्तमिल होता है फाइबर्स पर। तो इसको जो है फिब्रिलर एरिया कहा जाता है। सेंट्रल पार्टीशन, सेंट्रल जो पार्ट है इसका, वो मुश्तमिल होता है राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए पे, और इसके जो फिब्रिल्स होंगे वो कंपोज्ड होंगे ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ राइबोसोम मेकिंग और राइबोसोमल जो सब यूनिट्स हैं इनके। यानी बाहर वाला जो रीजन है वो ग्रैन्युलर एरिया है, वो उसमें राइबोसोम के सब यूनिट तैयार हो चुके हैं। जबकि सेंटर वाला जो फिब्रिलर एरिया है उसके अंदर अभी तक जो है डीएनए और आरएनए के प्रोसेसिंग वाले जो यूनिट्स हैं वो पड़े हुए हैं। तो इसमें आरएनए और एसोसिएटेड जो प्रोटीन्स होंगी जिन्होंने मिलकर राइबोसोम के सब यूनिट बनाने हैं, अभी वो पड़े हुए हैं। तो आरएनए और एसोसिएटेड जो प्रोटीन है ये पड़ी होती हैं सेंटर वाले पोर्शन में, जबकि बाहर वाला जो पेरिफेरल एरिया है, अतराफ वाला जो एरिया है न्यूक्लियोलस का, उसके अंदर तैयार वाले जो है राइबोसोम होते हैं जो ग्रैन्युलर अपीयरेंसेस को देते हैं। अब अगली चीज आ जाती है न्यूक्लियोलस जो है इसका फंक्शन क्या है। न्यूक्लियोलस को हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, क्योंकि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस में पड़ा हुआ न्यूक्लियोलस होता है, एक हो या एक से ज्यादा हो, उसका काम क्या होता है, राइबोसोम की सिंथेसिस करना, और राइबोसोम का इन टर्न काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो ये फैक्ट्री है राइबोसोम की, और राइबोसोम फैक्ट्री है प्रोटीन की। और इसमें अगर कहीं किसी सेल को रिक्वायरमेंट हो लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन की, या उसने ज़्यादा प्रोटीन बनानी हो, तो ज़्यादा प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा राइबोसोम चाहिए। और ज़्यादा राइबोसोम बनाने के लिए क्या होगा, उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस वाला एरिया होगा, एक तो एरिया उसका जो है प्रोमिनेंट होगा, और दूसरा इसमें जो नंबर है वो एक से ज्यादा जन्म हो सकते हैं। ऐसे तमाम सेल जिनको ज्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस की जरूरत होगी, उनके अंदर कंसिडरेबल तादाद में और बड़े जो है ना वो साइज का न्यूक्लियोलस और ज्यादा तादाद में न्यूक्लियोलस हो सकते हैं, एक से ज्यादा इसके अंदर न्यूक्लियोलस की प्रेजेंस हो सकती है। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियोलस। अगला कंपोनेंट जो है वो न्यूक्लियस का आ जाता है न्यूक्लियर इनवेल्प। न्यूक्लियर इनवेल्प जो है ये आउटर मोस्ट ऐसी बाउंड्री होती है न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है, जो इसी वॉल है बाहर वाली, ये इंक्लोज करती है कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ लाइफ ऑफ सेल, यानी सेल की जो लाइफ है उसके अंदर ज्यादातर टाइम में जो मतलब इससे कंटेंट होते हैं, न्यूक्लियर जो कंटेंट होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर इनवेल्प, अच्छा इसको इनवेल्प भी बोलते हैं और इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो इसका काम क्या है, ये सेल के जो न्यूक्लियर कंटेंट होते हैं उसको इनक्लोज जो है ना वो करती हैं, और सेल डिवीजन के दौरान ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है, टूट फूट जाती है, इससे डिसअपेयर हो जाती है जब कोई सेल जो है डिवीजन करने लगता है। और जैसे ही डिवीजन कंप्लीट होती है उस टाइम पे ये दोबारा जो है ना अपीयर, स्पेशली जो है डॉटर सेल के अंदर ये रीअपेयर हो जाती है। तो सेल डिवीजन के दौरान डिसइंटीग्रेट होकर डिसअपेयर हो जाएगी, और डॉटर सेल के अंदर ये रीअपेयर होती है। केमिकल कंपोजिशन लेंगे, न्यूक्लियर इनवेल्प चूंकि ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, तो जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन होती है वही केमिकल जो कंपोजिशन है वो इसकी भी है, मेनली लिपिड्स और प्रोटीन पर, और माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती जुलती होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के साथ, स्ट्रक्चर के हवाले से, कंपोजिशन के हवाले से। अब न्यूक्लियर इनवेल्प का जो स्ट्रक्चर है, अब यानी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं ले रहे, बल्कि न्यूक्लियर पूरे इनवेल्प का जो है ना वो जो इसकी सारी मेम्ब्रेन है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन इसके अंदर कनेक्टेड होती है, जुड़ी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब रफ एंडोप्लाज्मिक ये रेटिकुलम पड़े हुए हैं,
आउटर रीजन के साथ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो फॉर्म्स होती हैं, एक वो जिसकी अपीयरेंस रफ होती है चूंकि इससे सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं राइबोसोम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच है और ये राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, ये अटैच है किसके साथ, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ। जबकि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो कवर करती है न्यूक्लियोप्लास्ट, यानी अंदर जो फ्लूइड पोर्शन है उसको इनक्लोज किया हुआ है किसने, इनर मेम्ब्रेन ने। अच्छा, इसमें जो है दोनों जो मेम्ब्रेन के दरमियान खाली जगह होगी, यानी ये दोनों रेड में जो शो की हैं, दोनों के दरमियान जो खाली जगह आ रही है ये वाली, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर स्पेस। ये न्यूक्लियर स्पेस होगी और न्यूक्लियर स्पेस दोनों मेम्ब्रेन से दरमियान होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर की तरफ एक और लाइनिंग पाई जाती है, एक और लेयर पाई जाती है जो जनरली किससे बनी होती है, प्रोटीन से। प्रोटीन से मिलकर बनी हुई ये लाइनिंग जो कि इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड होती है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर लेमिना। तो ये जो ब्लैक कलर में यहाँ पे हमने ड्रा किया है, दैट इज न्यूक्लियर लेमिना। लेमिना जो है मेम्ब्रेन को और लेयर को जो है ना वो कहेंगे। तो ये न्यूक्लियस की इनसाइड पे प्रोटीन की बनी हुई लाइनिंग होगी और काम इसका क्या है, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होगा ना अंदर, वो सारा क्रोमैटिन मटेरियल इस न्यूक्लियर लेमिना के साथ अंदर की तरफ अटैच होता है। अब बात करेंगे न्यूक्लियर इन्वेल्प के फंक्शंस के। इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। मटेरियल का जितना भी एक्सचेंज है वो न्यूक्लियर इन्वेल्प के थ्रू होता है, थ्रू इट्स टाइनी होल्स और पोर्स, जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। तो जहां जहां न्यूक्लियस की आउटर और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ कंटिन्यू हो जाती है, वहां पे क्या हो जाएगा, इनके दरमियान टाइनी होल्स बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे, जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो है, ये ले लें यहाँ, या बहुत सारे जो है इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। तो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू सेल के साइटोप्लाज्म में मटेरियल को भेजना या साइटोप्लाज्म से मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर लेके आना, ये कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। अब इसके अंदर जो है वो क्या है, न्यूक्लियर पोर्स के जरिए से किन किन मटेरियल को सेल के साइटोप्लाज्म में और इनसाइड द न्यूक्लियस आना जाना जो है वो किया जा सकता है। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन है, उनको इनसाइड दी सेल भेजा जा सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स और एटीपीज, उनको अंदर की तरफ जो है वो भेजा जाता है। इसी तरह राइबोसोमल जो सब यूनिट्स हैं उनको अंदर से बाहर की तरफ भेजा जाता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर बनाया जाता है राइबोसोमल सब यूनिट को और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि राइबोसोम ने काम कहाँ करना है, या आर के ऊपर अटैच हो जाना है या फिर न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है उसके अंदर फ्री फॉर्म में राइबोसोम की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। तो राइबोसोम बनने कहाँ पे हैं, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस में बनने, फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जाके या तो ये अटैचमेंट कर लेते हैं आर के साथ, या फिर ये फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में ही पड़े रहते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। न्यूक्लियर पोर आ गया हमारे पास। ये कंटेंट अगला जो है, टाइनी होल्स हैं या पोर्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जो ना सुराख है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। काम इनका क्या है, ये रेगुलेट करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और यानी सराउंडिंग में अगर हम कहें कि ये कोई भी सेल है, ये एनिमल सेल हम कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल जा रहे हैं या साइटोप्लाज्म से जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आ रहे हैं, इस सारी ट्रैफिक को कौन कंट्रोल करता है, इस ट्रांसपोर्टेशन को न्यूक्लियर पोर्स कंट्रोल करते हैं। तो इनका काम क्या है, पैसेज को, मॉलिक्यूल के पैसेज को कंट्रोल करना। देन हमारे पास एक प्रोटीन आती है, स्पेशल प्रोटीन है जिसको न्यूक्लियोपोरिन कहा जाता है। न्यूक्लियोपोरिन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो इन न्यूक्लियर पोर्स को बनाती हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ पोर है, इसकी फॉर्मेशन करने वाली प्रोटीन्स को न्यूक्लियोपोरिन कहा जाता है। अब न्यूक्लियर पोरिन ने जो ये पोर्स बनाए हैं, अब ये न्यूक्लियर जो है वो पोर्स हो गए और इसको बनाने वाली न्यूक्लियोपोरिन्स जो है ना वो प्रोटीन हो गई।
अब न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है ना वो क्या होते हैं, यानी पूरा जो है वो हो सुराख जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है और इसके इर्द गिर्द वाली तमाम जो है स्ट्रक्चर्स और इस मतलब सुराख को अंदर की तरफ मेंटेन रखने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो सारी की सारी मिलकर क्या बनाती हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जिसको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है, इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे अटैच करवाने के लिए कुछ प्रोटीन है, कुछ वो हैं जो बाहर की तरफ रिंग बना रही हैं, बाउंड्री बना रही हैं, कुछ अंदर की तरफ इसी बाउंड्री बना रहे हैं, कुछ इसके अंदर ये सारे लंबे वाले जो ना सेल जो बना रहे हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है समझने के लिए हम इसे कंपोनेंट्स को लेंगे। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स विद आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ज्वाइन टुगेदर, जहाँ पे ये दोनों मेम्ब्रेन अंदर वाली और बाहर वाली जो है न्यूक्लियस की वो जो जहाँ पे ज्वाइन हो जाती हैं, जहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ पे इन पोर्स की फॉर्मेशन होती है। और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के सब यूनिट अगर हम लें तो 4 बेसिक इसके अंदर सब यूनिट जो है ना वो पाए जाते हैं। एनुलर सब यूनिट होता है, ये सराउंड करता है इनसाइड ऑफ पोर को, यानी अगर ये सिर्फ हमने पोर का सिर्फ एक जो है ना वो एंगल, एक एंगल सबने इसको जो है ना वो लिया है, तो इसके अंदर इनसाइड ऑफ पोर को जो है अंदर वाला जो हिस्सा है सारा उसको सराउंड करने वाली जो है स्ट्रक्चर को, ये सब यूनिट को एनुलर सब यूनिट जो है ना वो कहा जाता है। तो ये सारा एनुलस जो है ना वो सब यूनिट है, ऐसे जो है ना वो एक एंगल में है, ये बिल्कुल ऐसे गुलाई में जो है ना वो होता है। सेकेंड हमारे पास कॉलम सब यूनिट है, ये वॉल ऑफ कॉम्प्लेक्स को बनाता है, यानी कॉम्प्लेक्स ये सारी जो दीवारें ना ये वाली जो दीवारें हैं ये इस तरह से, तो ये पूरी जो है ना वो गुलाई वाली दीवार सारी किससे बनी हुई है, इसमें जो लंबे सेल आ रही है ना ये कॉलम सब यूनिट होते हैं, जो वॉल ऑफ कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। थर्ड हमारे पास रिंग सब यूनिट है, ये अटैच होता है टू आउटसाइड ऑफ द कॉलम सब यूनिट, यानी जो कॉलम सब यूनिट ये वाले जो ना वो आ रहे हैं सेल, इनके बाहर की तरफ जो है अटैच होते हैं, उन्हें रिंग सब यूनिट जो है वो कहा जाता है। और ल्यूमिनल सब यूनिट है, ये एंकर करता है कॉम्प्लेक्स को, ये वाला हमारे पास जो है आ रहा है इसमें ल्यूमिनल सब यूनिट। ल्यूमिनल सब यूनिट का काम क्या है, ये न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर, यानी न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है, यहाँ हम दोबारा आएंगे, न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर जिसने इस न्यूक्लियर पोर को क्या करना है, एंकर करना है, वो वाली स्ट्रक्चर इसके अंदर, वो वाला सब यूनिट इसके अंदर ल्यूमिनल सब यूनिट जो है वो कहलाता है। काम क्या इसका, कॉम्प्लेक्स को एंकर करना है न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर। और इसके अलावा एक न्यूक्लियर बास्केट की तरह की स्ट्रक्चर जो है ना वो बनती है, और ये कहाँ से आते हैं, कुछ छोटे छोटे फिब्रिल्स होते हैं, टाइनी फिब्रिल्स हैं जो एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम दी कॉम्प्लेक्स, यानी ये हमारे पास पूरा कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है, तो इससे न्यूक्लियस की साइड पे भी और इवन बाहर की तरफ भी क्या निकलती हैं, छोटी छोटी जो है फिब्रिल्स, छोटे छोटे जो है ना वो धागा नुमा साख्तें जो है ना निकलती हैं इसमें से, और ये सारी मिलकर क्या बनाती हैं, एक टोकरी की शक्ल जो है ना बना लेती हैं। तो इस टोकरी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर बास्केट कहते हैं। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, और स्ट्रक्चर के अंदर हर एक इसके अंदर जो टाइप के जो सेल हैं, इन सेल्स में क्या करना है, इन्होंने इस न्यूक्लियर पोर की स्ट्रक्चर को मेंटेन भी करना है और ट्रांसपोर्टेशन में इसको हेल्प आउट भी करना है। ये रहे हमारे पास जो है एनुलर सब यूनिट, ये लंबाई वाले हमारे पास जो है ना वो आ जाते हैं कॉलम सब यूनिट। और रिंग सब यूनिट क्या है, एक ये वाली रिंग बन रही है, एक ऊपर की तरफ रिंग बन रही है, तो ये रिंग सब यूनिट, ये दोनों रिंग सब यूनिट है। ये लंबाई के रुख जो इसमें आ रहे हैं वो कॉलम सब यूनिट है, जबकि अंदर की तरफ जो है ना ये सारी बाउंड्री जो है ना जिसने सराउंड करनी है, ये है हमारे पास एनुलर सब यूनिट। जबकि इस पूरी स्ट्रक्चर को, पूरे कॉम्प्लेक्स को न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर जिसने मेंटेन रखना है, एंकर रखना है, गार्ड के रखना है, वो स्ट्रक्चर इसमें जो है ल्यूमिनल सब यूनिट होती है। ये साइडों पे, दोनों साइडों से जो है अटैच जो है ना वो करेगी, जबकि रिंग से निकलने वाली, एक्सटेंड होने वाली जो टाइनी हमारे पास फिब्रिल्स होंगी, उनसे मिलकर एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको न्यूक्लियर बास्केट कहा जाता है।